हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आर के बिश्नोई। आज अपने चर्चा करेंगे ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके द्वारा जो ग्रेड फर्स्ट यानी कि व्याख्याताओं के लिए व्याख्याता भर्ती परीक्षा करवाई जाती है। तो इसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड। सेकंड आपका सब्जेक्ट है जो भी हो इवन, और जो पेपर सॉरी सेकंड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपका जनरल अवेयरनेस जीके का पेपर अपने जनरली बोल देते हैं। तो आज इसी जनरल जो जीके का पेपर है, इस जीके के पेपर का जो सिलेबस है उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें भी जीके के अंदर आपके तीन पार्ट की मैं चर्चा करूंगा विशेष तौर से, जिसके अंदर एक तो रहने वाला है आपका रीजनिंग। ठीक है। एक रहने वाला है आपका मैथ्स, जिसको आप गणित बोलते हो, और एक पार्ट जो रहने वाला है वो है आपका साइंस यानी कि मैथ्स रहने वाला है। ठीक है, बात समझ गए। इन तीनों पार्ट्स की जो क्लासेस है वो आपको मिल जाएगी, जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगी। आज अपने सिलेबस डिस्कशन करेंगे, प्लस में किस लेवल के क्वेश्चन आपके रेफरेंस के लिए आपके माइंड में आएगा कि हमें बुक्स कौन सी खरीदनी चाहिए, हमें क्या कुछ परचेज करना चाहिए, हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो सारा जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि रीजनिंग का जुगाड़ कैसे करें, मैथ्स का जुगाड़ कैसे करें, और साइंस का जुगाड़ का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ जुगाड़ ही कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, वो साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, क्लासों के साथ साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए हम कहां से पढ़ें, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो अपने बिना किसी देरी के अपने सिलेबस पे चर्चा करते हैं, फिर अपने उस पॉइंट पे आएंगे कि अपने कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या अपनी रणनीति रहनी चाहिए इसके लिए। बहुत से साथियों ने अच्छे से कवर कर रखा होगा, है ना। कुछ साथी सोच रहे हैं थर्ड ग्रेड का पेपर हो जाए जनवरी में, उसके बाद अपने पास टाइम है उसमें अपने कवर कर। कुछ ऐसे हैं न्यूट्रल बॉडी हैं जो थर्ड ग्रेड का पेपर देंगे, लेकिन जो थर्ड ग्रेड की तैयारी स्पेशल नहीं कर रहे, वो फर्स्ट ग्रेड की लगे हुए हैं, है ना। तो उनके लिए आज अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब हो गया आपके रीजनिंग। सिंपल भाषा में इसको हम क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, रीजनिंग बोलते हैं। और रीजनिंग में आपके जो टॉपिक है उसमें पहला लिखा हुआ है एनालॉजी, फिर लिखा हुआ है सीरीज कंप्लीटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम। एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। क्या बोलते हैं भैया? सादृश्यता। कहने का मतलब चार ऑप्शन में एक बेमेल छांटना होता है। सीरीज कंप्लीटेशन यानी ये आपके अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट, BAT। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड है। आपको कोड दिया जाएगा, उस कोड का डिकोड करना है। वो जरूरी नहीं है अल्फाबेट हो, वो आपको अल्फाबेट की फॉर्म में हो सकता है, वो आपके नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, हो सकता है हिंदी में कोई शब्द दिए हुए हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जो है, दादा के, चाचा के, मामा के, बुआ के, ताई के, है ना। हाँ जी। उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इजी होते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। इसको अपने अच्छे से पढ़ें। तो ये आपके टॉपिक हैं। टॉपिक कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच टॉपिक हैं। इन पांचों टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है। आपका स्कोर जो है, सेफ स्कोर जो कह लो, या ये कह लो कि आपको स्कोर में जो बढ़ोतरी मिलने वाली है वो यहीं से मिलेगी, है ना। इजी क्वेश्चन आते हैं, बस इसको थोड़ा सा समझना होता है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? आप पांच टॉपिक के लिए पूरी रीजनिंग की बुक तो नहीं लाओगे, है ना। आपके माइंड में बुक्स ज्यादा आती है। खोपड़ी ऐसी है कि जो तैयारी कर रहा होता है उसका माइंड उसी तरह वर्क करता है, और वो कहता है कि बुक्स है, बुक्स कौन सी बुक्स पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। तो दिमाग कहेगा बुक्स का, लेकिन अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल करके चलना, थोड़ा पैसेंस। व्याख्याता बनने जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल रखना है।
प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी मोबाइल फोन है उसके अंदर आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का गूगल पे सर्च करोगे ना, तो बहुत सारी प्रैक्टिस सीट मिल जाती है। टॉपिक क्लियर कर लो, टॉपिक क्लियर जहां से भी करना है, अपने भी यहाँ पे क्लासेस अपलोड करेंगे। आपको यहाँ से समझ आता है यहाँ से पढ़ लो, अगर कहीं से प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लो, कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने पढ़ना है, उसके बाद में समझने के बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपने मोबाइल से गूगल के अंदर क्या करो, सर्च करो, उस टॉपिक को लिख दो, फिर लिख दो प्रैक्टिस सीट एमसीक्यू, एमसीक्यू प्रैक्टिस सीट लिख दो, अपने आप एक पीडीएफ खुल जाएगी। उस पीडीएफ के आंसर भी उसमें होते हैं, वो आप आसानी से उस सीट को निकलवा लो प्रिंट, या मोबाइल से देख सकते हो तो ठीक है, मोबाइल से तो वैसा नहीं रहेगा, आप सीट निकलवा लो, उस सीट को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं आपको वो सीट जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अंदर भी लेवल जो है वो आपको एडजस्टेबल ही होता है, कुछ ज्यादा लेवल नहीं होता है, मीडियम सा लेवल आपको आरपीएससी द्वारा पूछा जाता है। तो ये बात अपनी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी रफ नोटबुक भरोगे, रीजनिंग है, मैथ्स है, फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट ही ऐसे हैं कि आपको पेन चलाना पड़ेगा, सीधी खोपड़ी में नहीं आएगा। बात क्लियर? ओके। सॉरी, ये रीजनिंग की बात होगी। अब आगे कर चलते हैं अपने मैथमेटिक्स। अब मैथ्स को आपने छोड़ना नहीं है। बहुत से साथी जो आपके मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, वो इस चीज को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं कि नहीं अपने बस की बात है। क्यों नहीं है भाई, आप हर जगह मैथ यूज कर रहे हो, आपने कैलकुलेट कर रहे हो, आप नंबर कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो नंबर जो है वो मैथ ही तो है। आप कहोगे वो अलग टाइप है, ये अलग, अरे होती वही है, अपने बस उसको कनेक्ट नहीं कर पाते है ना, चीजें वही है, वो ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। अब इसमें बात करें अपने, तो एक तो है स्टैटिक्स, सेकेंडरी लेवल की। तो किसी भी स्टूडेंट से 10वीं की किताब ले लो आप, गणित की, 10th की मैथ की बुक ले लो आप, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन है, चाहे तो आप उसको एनसीईआरटी की बुक ले लो आप, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड की जो बुक्स चलती थी वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं किसी पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से अच्छे से कवर कर सकते हो। आरबीएसई मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और क्वांटिटी कह लो या जो भी है वो अच्छा है, स्टैंडर्ड अच्छा है उस क्वेश्चन का लेवल, है ना। हाँ जी, तो 10th की बुक ले सकते हैं आप, ठीक है। आप बुक्स पूरी नहीं लेना चाहते, आपके दो तीन टॉपिक लगते हैं, आप उन चैप्टर्स की पीडीएफ लीजिए, उनको प्रिंट करवाइए, पीडीएफ लीजिए और उनको क्या करवाइए मेरे साथियों, प्रिंट करवाइए, बस उतना पढ़ लो। अब इसमें स्टैटिक्स में क्या है, सांख्यिकी 10वीं लेवल की, इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का संग्रहण यानी आंकड़ों का संग्रहण कैसे करता है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टेबल कैसे बनानी यानी प्रस्तुतिकरण कह सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफ कैसे बनाना यानी आंकड़ों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आलेखन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है मध्य का जो मान है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसको कहते हैं, जिसमें माध्य आ जाता है यानी मीन आ जाता है, मोड यानी बहुलक आ जाता है, मीडियन यानी माध्यक आ जाता है। कहने का मतलब आपको माध्य, माध्य और बहुलक निकालना आना चाहिए। बात समझ गए ना। ऑफ अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा, ये दो टाइप का होता है, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक आपको आना चाहिए। ये हो गई स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे इसको, स्टैटिस्टिक्स होती है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है ना। तो थोड़ा सा, हाँ, स्टैटिस्टिक्स ये तो आपने पढ़ लिया, यहाँ ये वापस टाइप हो गया है ना, चलो कोई बात। अब आगे यहाँ से ये सेकेंडरी दिख रहा है ना आपको, नंबर्स, ये मैथमेटिक्स है सेकेंडरी लेवल। इसमें है नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि प्राकृत संख्या, प्रीमिय संख्या और अप्रीमिय संख्या। उसके बाद में वास्तविक संख्या का और उसका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में लिखना, ऐसा कुछ आपको आएगा।
ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर, यानी कि जो रियल नंबर है उनके ऊपर संक्रियाएं। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, इसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है। अब जोड़ घटाओ गुणा भाग ऐसा तो पेपर में आएगा नहीं कि 2 में 3 जोड़ो बेटा, है ना। तो साथियों इसमें आएगा 1/2 में 3√3/2 जोड़ दो, ऐसा कुछ आपको पजल बना के देगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, यानी घातांक नियम, पावर वाले नियम। रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी रेशनल यानी कि प्रीमिय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। फिर है आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद होता है, बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक, यानी ये एक्स स्क्वायर वाली प्रश्नावली है, इसको आप अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेनी नहीं है, मैं सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा। आगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी जो शून्यांक और जो गुणांक है उनमें क्या संबंध होता है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, विभाज्यता का नियम पढ़ने हैं। algebraic methods of solutions of pair of linear equation in two variable, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का बीजगणितीय है। इसमें तो 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं, उनसे सारा कुछ मामला सेट हो जाता है, वो अपने कर लेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू अप्रोच से अपने इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। अपने उस अप्रोच से नहीं करना कि अपने को एक सब्जेक्टिव पेपर देना है, नहीं, अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपने ऑप्शन से उठा उठा के कैसे करते हैं। अरे जीरोज वाले इतने इजी क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा, आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 3 से 4 फॉर्मूले याद करने हैं और वो फॉर्मूले अपनी क्लास में याद हो जाएंगे। टेंशन 1% भी नहीं लेंगे अपने को, बात समझ रहे हो ना। बस आप जुड़े रहो, अपने साथियों को भी अपने साथ में जोड़ लीजिए। ठीक है, आगे है एक टॉपिक और है मैथ का जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं भाई मेरे, क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में क्या है, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब किस किस का है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, राइट एंगुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन है और स्फीयर है, इन सब का ही वॉल्यूम होगा। यानी कि घनाभ घन, सिलेंडर शंकु हो गया, कोन सॉरी सिलेंडर बेलन हो गया, और कोन शंकु हो गया, और स्फीयर गोला। यानी एक तो आपने पढ़ना है घन, एक आपने पढ़ना है घनाभ, क्या पढ़ना है, घनाभ, एक आपने पढ़ना है बेलन, ठीक है, एक आपने पढ़ना है शंकु, क्या पढ़ना है, शंकु, एक आपने पढ़ना है गोला। अर्धगोला भी नहीं है, वो भी व्याधि खत्म, गद्दी तो एक कोनी किंग भी कोनी। तो घन घनाभ शंकु बेलन कोन, क्लियर है। इनके क्या पढ़ने हैं, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एक क्या पढ़ना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसको तो बोलते हैं सीएसए, इसको बोलते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एक एक फॉर्मूला इनके बनेगा आयतन यानी वॉल्यूम का। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 है, और एक के 3 फॉर्मूले बनेंगे, तो 5 आकृतियां, प्रत्येक के 3 फॉर्मूले, टोटल 15 फॉर्मूले बनेंगे, और इन 15 फॉर्मूलों से ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते। अब नीचे लिखा है आपको, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैंने बोला, एक शंकु है, उस सेम आयतन का एक बेलन बनाया जाता है, त्रिज्या उस शंकु के बराबर रखी जाती है, ऊंचाई कितनी होगी, ऐसे करके थोड़े घुमा घुमा के प्रश्न पूछेंगे। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने प्रैक्टिस सारे टाइप के क्वेश्चनों की करें, बात क्लियर है ना। अब ये मैथ्स का सिस्टम और रीजनिंग का इतना ही है। अब अपने चर्चा करेंगे विज्ञान विषय, साइंस के ऊपर। टेंशन नहीं लेनी, जुड़े रहना है, लास्ट तक जुड़े रहना है, टिके रहना है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अनस्टेबिलिटी आते इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू साइंस के अंदर ऐसा कंसेप्ट होता है कि उसने अपने एनर्जी लेवल को छोड़ दिया, यानी अपनी स्टेबिलिटी को छोड़ दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी काम का नहीं रहेगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, है ना, वो बात हो जाती है।
तो आपको लास्ट तक टिके रहना है। कोई भी डाउट हो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लिखो ना कमेंट में, हम बताएंगे आपको। हम किस लिए है, बताने के लिए तो है। टेंशन नहीं लेनी 1% भी, पढ़ते रहना है बस। कोई चीज समझ नहीं आई हम बताएंगे आपको, ठीक है। बात क्लियर है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। अब चर्चा करते हैं अपने साइंस के सिलेबस की। अब की बार थोड़ा चेंज हुआ सिलेबस में और कुछ टॉपिक जोड़। अब मैंने सिलेबस को थोड़ा सा अलग किया है। अलग करने का मतलब मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स को थोड़ा अलग अलग शो किया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये क्या कुछ है ना, समझ रहे हो आपको। इसको मैं थोड़ा जूम करना चाह रहा हूँ, तो मैं कर देता हूँ इसको। ये लीजिए, थोड़ा ज्यादा हो गया। एक बार बायो करेंगे तब इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे या इसको आगे पीछे, ठीक है। चलिए, अब मैं एक चीज और बता दूंगा कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है। पहले मैं इसको जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना उनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे पहले क्या नहीं था और क्या अब है वो देखो। पहले जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और साउंड है ये नहीं था, ठीक है। और बायो के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो बायो में कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए मैं बता देता हूँ। टिश्यू कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी पहले था। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ, एक तो ये जोड़ दिया साइंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस टेक्नोलॉजी जोड़ दिया और ट्रेडिशनल नॉलेज वाला जोड़ दिया, ठीक है। और एक टॉपिक आपके ये रहे, ये देखो, ये पूरा आगे तक है। नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी पहले था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जोड़ दिया, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और बस इतना। अब देखो, अब सिलेबस जो है साइंस का, साइंस में भी आपके 3 सब्जेक्ट लगते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी, 3 सब्जेक्ट में अपने एक ही सब्जेक्ट मान के पढ़ना है आपको। आप इससे तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट हो गए ऐसे सर, है ना, कंफ्यूज नहीं होगा। जनरल साइंस की बात करेंगे, तो जनरल साइंस में सबसे पहले बात आती है केमिस्ट्री की, जिसको आप बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, ठीक है। ओके, देखो, इससे पहला जो टॉपिक है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु, परमाणु और अणु, ठीक है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो टॉपिक है ना केमिस्ट्री वाले, ऐसे टॉपिक है इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा करता है। ये टॉपिक रिएक्शन में इसमें 100% आता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक, इसके यौगिक, इसमें से भी हर साल प्रश्न आता है यौगिक वाले में से, ठीक है। बात समझ गए। तो ये तो होगी केमिस्ट्री, ठीक है। अब पढ़नी कहां से वो मैं बताऊंगा। फिजिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम, वर्क एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा और साउंड यानी कि ध्वनि। ये साउंड हो गया ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। वर्क एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, बल और गति के नियम, गति के नियम। फिर है बायोलॉजी, टिश्यू यानी उत्तक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण और समन्वय, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आनुवंशिकता एवं विकास, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। फिर है बायोडाइवर्सिटी एंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इसका मतलब है जैव विविधता और सतत विकास। ये पहले भी लगता था टॉपिक, साइंस इन एवरीडे लाइफ। अब ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे क्यों है अभी बताता हूँ। रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वर्तमान में कुछ पुराने टाइम में भी जो भी खोज हुई है वो आपका ये करंट का टॉपिक आपके जोड़ दिया, ऐसे मान लो आप करंट से रिलेट कर दिया साइंस को, करंट से जोड़ के आपको साइंस पढ़ानी है। बात ये है। आगे ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस। सिस्टम जो नॉलेज का सिस्टम है
वो क्या है इंडिया के अंदर साइंस के बारे में, क्या रिसर्चर है, क्या कुछ सिस्टम है, वो सारी रिसर्च सेंटर वगैरह पढ़ पड़ेगा, ऐसी बात है। अब ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का मतलब है कि 9वीं 10वीं की जितनी साइंस लगती है ना वो सारी पढ़वा। दैनिक लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान का मतलब तो यही होता है, दैनिक जीवन 9 10 तक की साइंस पढ़ो आप। लेकिन कुछ टॉपिक के सारों के नाम दे दिए, उसके हिसाब से देखें तो इसका मतलब है आपके अमल और शारक, अमल, शारक और लवण। इस नाम से आपके आरबीएससी में चैप्टर लगता था दैनिक जीवन में रसायन, और उसमें ये चीजें करवा रखी थी, अमल, शारक और लवण। तो इसलिए थोड़ा टॉपिक डाउटफुल है कि 9 इसमें तो सब कुछ आ जाता है, वैसे देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो आपके उस 10th आरबीएससी बुक्स से देखें तो आपकी ये एक टॉपिक है। समझ गए बात को, टेंशन नहीं लेनी अपने को। वैसे ये अगर हमारे सब बायोलॉजी के अंदर इसलिए कुछ स्पेशल नहीं लिखा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अपने ही किया है इसको कैटेगराइज, तो इसको आप केमिस्ट्री में ऐड कर सकते हो, क्योंकि अमल शारक लवण तो वही आता है, अमल शारक और अमल नहीं लवण। बात को समझ गए, टेंशन नहीं लेनी, पढ़ेंगे अपने अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और यहाँ पर बात यह है कि अपने ये जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा आपके 9th और 10th की बुक में मिल जाएगा। 9th और 10th की चाहे तो आप एनसीईआरटी उठा लेना, आपकी हिम्मत हो तो। अगर आपको नोट्स टाइप कुछ चीज चाहिए तो आप आरबीएससी बोर्ड की बुक्स जो है वो हम अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में ये टाइप कर देना कि हमें ये पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना, पीडीएफ के आगे रीजनिंग है तो रीजनिंग लिख देना, साइंस है तो साइंस लिख देना, मैथ है तो मैथ लिख देना, अगर तीनों चाहिए तो तीनों लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट उतना ही जल्दी उस टॉपिक को दिया जाएगा। टॉपिक का नाम लिख देना, इस टॉपिक का हमें पीडीएफ चाहिए, आप उस टॉपिक की पीडीएफ निकलवा लो और डेली उसको अच्छे से पढ़ो। रीजनिंग में था वो तो जैसे जैसे टॉपिक होंगे वैसे वैसे करते रहना, सॉल्व प्रैक्टिस करते रहना सीट को। और जो अपने केमिस्ट्री फिजिक्स है इनके अंदर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ये तो समझने वाला पार्ट है, इसको समझोगे उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बायोलॉजी को आप पढ़ सकते हो, जीके पढ़ते हो ना, जैसे जीके रट रट के पढ़ते हो वैसे बायो को पढ़ सकते हो, ये भी समझने वाली चीज है, ऐसी बात नहीं कि इसमें समझना नहीं है, इसमें भी समझना होता है। लेकिन इसको अगर आप खुद पढ़ना चाहो ना, याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, कहने का मतलब ये, अगर बिना समझे याद करना है आपने, सिर्फ पेपर फाइट करना है, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर रट्टा नहीं लगेगा, रट्टा नहीं लगेगा। कुछ चीजें हैं जैसे मात्रक मुत्रक हो जाते हैं वो रट्टा लग जाते हैं, रट्टे का मतलब होता है याद हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीजें समझनी पड़ेगी। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अब की बार जो क्वेश्चन आया फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में से, और ये जो साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस यानी जिसमें फिजिक्स की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली ये टॉपिक फिजिक्स का ही है, तो फिजिक्स फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके जो 11 12 का पार्ट लगता है ना सब्जेक्ट के अंदर, यानी सेकंड पेपर में, उसके लेवल के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो अब आप क्या मानते हो आरपीएससी को, लेवल देखो बहुत है। लेवल का मतलब है ये है कि आपके माइनस अनंत से लेके प्लस के अनंत तक का लेवल पड़ा है। अब वो आरपीएससी पे डिपेंड करता है कि क्या पूछ रही है, बात समझ रहे हो ना, कि लेवल का कोई अंत नहीं है, आप किसी भी लेवल का बना सकते हो, लेकिन अपने लेवल क्या देखना है कि अपने हिसाब से जो लेवल है उसका 10% एक्स्ट्रा तक कर ले, या ये कह लो अपना जो लेवल ये है तो अपने इस लेवल पे है, इस लेवल तक पहुंचो, पहले अपने लेवल तक तो पहुंचो, उसके बाद में ये गैप जो है उसको और कवर करेंगे। पहले इतना तो करो ना, ये बेसिक है, ये बेसिक क्लियर करो, पहले क्लास अटेंड करो अच्छे से, जरूरी नहीं है यहाँ से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बेसिक कवर करो। अपने जो प्लानिंग रहेगी, अपने मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊं, डेली वीडियो, जिसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और साइंस हो गया। साइंस के खुद के 3 पार्ट हो गए, पी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब रीजनिंग मैथ की तो एक साथ ही चलेगा भाई, इसके तो 4 टॉपिक है, उसके बाद तो बात खत्म, मैथ के टॉपिक शुरू। साइंस में तीनों है तो अपने जो भी पार्ट है उसको शुरू कर लेंगे, कोशिश ये रखेंगे कम से कम एक वीडियो डेली मिले मिले, है ना। अगर बाई चांस मेरे को कोई वर्क हो गया तो मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा,
वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसका लाभ मिले। और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन तो बहुत कुछ कर सकता है भाई मेरे। यानी मैं आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, है ना। कमेंट में आप लिख सकते हो, समझ में आए न आए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। डाउट कुछ बचे तो अपने को डाउट नहीं छोड़ना कोई, है ना। अच्छे से पढ़ते रहना है, और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले टॉपिक कवर करके, ज्यादा नहीं, अपने कितने टॉपिक होंगे। साइंस के टॉपिक गिनोगे तो आपके लगभग यही कोई 14-15 टॉपिक तीनों के मिला के, चलो 15 टॉपिक मिला लो। मैथ के कितने टॉपिक है, मैथ के 4 या 5 5 टॉपिक होंगे। वैसे छोटे छोटे करके बहुत हो जाते हैं, लेकिन मेन बड़े बड़े टॉपिक में रीजनिंग के 4 टॉपिक है, 20 और 4 24 टॉपिक है। मान लो एक टॉपिक में 2 दिन लगे, 2 दिन लग गए, हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए तो पूरी देखना भी। 2 दिन लग जाए तो 24 दूना 48 होता है। 48 दिन मेरे को पता नहीं लगेगी, मैं लगाऊंगा नहीं 48 दिन, उससे पहले करवा दूंगा। क्योंकि कुछ टॉपिक तो छोटे छोटे होते हैं, उनमें से कुछ करना ही नहीं है, कुछ रखना है। या कुछ टॉपिक बिना समझने वाले होते हैं, सीधे सीधे याद हो जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बस बात खत्म। उसके बाद में देखो, थ्योरी जो है, थ्योरी में टाइम नहीं लगेगा, अपने टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे क्वेश्चंस पे, प्रैक्टिस पे, एमसीक्यू सोल्व करने पे करेंगे। जितने ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करोगे ना, उतना ही फायदा मिलेगा। थ्योरी चाहे आपकी रह जाए, लेकिन क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, उस टाइम भी थ्योरी को आप उसको कैच करके उससे अटैच करोगे ना, तो आपको आ जाएगा सिस्टम, जैसा ही कुछ होता है मैथ साइंस का। बाकी टेंशन नहीं लेने का, अपने है साथ में, अपने घबराना नहीं, पढ़ते रहना है बस, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक किसी टॉपिक के साथ में। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सा टॉपिक करवाना है, ठीक है। वही टॉपिक मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा। एक तो मैथ रीजनिंग में से बता दो पहले, मैथ का या रीजनिंग का कौन सा टॉपिक, और साइंस में बता दो कौन सा टॉपिक शुरू करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से बताना, बायो अपनी लास्ट में करेंगे, बायो अपने लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहिए फिजिक्स ड्रिंक्स और संतवीर सर आरईएस चैनल के साथ। ठीक, धन्यवाद।